हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CGFM वाईएएस पे। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो लाया हुआ है ना, उसमें आप लोगों के लिए CGPSC प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो बन सकता है उसको मैंने लाया। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिला उसमें, है ना। वो था जॉब वर्ल्ड और आर्यभट्ट एकेडमी का टेस्ट सीरीज़ का। ये मैंने अपने से कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाए हैं, है ना, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग लेवल्स के अलावा साथ ही साथ बेसिक क्वेश्चन भी क्लियर होने चाहिए जो वन लाइनर टाइप के मैंने बनाए हुए हैं। वन लाइनर करने के फ़ायदे ये हैं कि अभी ये जो वन लाइनर है इसी को PSC या CGPSC या और किसी एग्ज़ाम में इसके 2-3 क्वेश्चन को एक साथ मिला के वो कूट वाले क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप डायरेक्ट एकदम कूट वाले क्वेश्चन में जाने से पहले आप अपने बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको क्लियर कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट थोड़े इजी पैटर्न में क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कूट वाले और भी अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज़ लाते जाएंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताइए दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पे भारत का संविधान सभा गठित हुआ? आपको मालूम है 1946 में भारत का संविधान सभा गठन हुआ था। तो 1946 में आपको मालूम होगा एक और चीज़ क्या आया था? क्या वो वेवेल प्लान था, माउंटबेटन प्लान था, कैबिनेट प्लान था, शिमला समझौता था? दोस्तों, वेवेल प्लान आया था आपका 1945 में, है ना, 1945 में। ये जो माउंटबेटन प्लान है ये तो भारत की आज़ादी के लिए आया था 1947 में। और ये नीचे शिमला समझौता ये जून 1945 में आया था। तो बच गया आपका ऑप्शन सी, कैबिनेट प्लान। ये जो कैबिनेट प्लान है ये आया था आपका 1946 में। ठीक है दोस्तों, ये कैबिनेट प्लान, और इसी कैबिनेट प्लान के आधार पे भारत को संविधान सभा गठित करने का आधार बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले का सी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? मतलब भारत के संविधान में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले प्रस्तावना, है ना। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना को किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था, है ना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने लाया था बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। तो ये प्रस्तावना का उद्देशिका का स्रोत क्या है, मतलब किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 का बी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अमेरिका का संविधान से और क्या क्या लाया गया है? राष्ट्रपति की पद, है ना, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या आयरलैंड? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो मैंने राष्ट्रपति का पद बोला अमेरिका से, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति के पद नहीं बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली बोला जा रहा है ना। राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली यानी कि जो प्रोसेस होता है कि आपने पढ़ा ना, एकल संक्रमणी पद्धति के आधार पर होता है राष्ट्रपति चुनाव। तो उस प्रणाली को जो लिया गया है आयरलैंड। पद जरूर अमेरिका से लिया गया है कि हाँ भी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो कैसे होगा, उसका जो चुनाव का प्रणाली है ना, एकल संक्रमणी अनुवातिक प्रणाली, वो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है, बताइए, आपका जो DPSP है ना, मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 36 से 51 का तक, वो लिया गया है। उसके अलावा और क्या लिया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, वो भी लिया गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मूल संविधान में शामिल है। भारत के मूल संविधान में क्या शामिल है ना, ध्यान दीजिएगा। मूल संविधान बोले नहीं उस समय जो बना था, अभी की बात नहीं कर रहे, मूल संविधान। तो इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग, है ना। अभी वर्तमान में कितना है बोलेगा तो 395 अनुच्छेद भी, हालांकि अनुच्छेद बढ़ गए हैं बट वो सब आर्टिकल टाइप के बढ़े हैं, उसी में ऐड कर दिया गया है। अगर वर्तमान में पूछेगा तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 के जगह प्लस 4 और अनुसूचियाँ जुड़ चुकी हैं। तो टोटल कितना हो गया है? 12 अनुसूचियाँ हो गई है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर में PSC में क्या करेगा, कूट वाला बना देगा और इसके 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना देगा। तो आपको बस
पहले बेसिक अपने क्लियर रखना, बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप चाहे कूट वाला दे चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, आप अपने कॉन्सेप्ट से हर टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? बताइए दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेशों को किस भाग में पूछा है ना, किस भाग में, संविधान के किस भाग। भी देखिए हमने 22 भाग हैं टोटल, भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक, तो कौन से वाले भाग में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया बोल रहे हैं। तो अगर आप भाग 1 से शुरू करें तो बताइए भाग 1 में क्या लिखा है, इसको हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। ये जो 22 भाग है उसके भाग 1 में बोला गया है, आप सुनते जाइएगा। भाग 1 में है संघ और उनका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 में लिखा गया है नागरिकता, है ना, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में लिखा गया है मूल अधिकार, भाग 12 से 35 तक। इस भाग 3 को यानी मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फिर भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, और उसी के भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। फिर भाग 5 में है संघ, ठीक है। भाग 5 में है संघ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 5 संघ। भाग 6 है राज्य, भाग 7 में जो था वो निरसित है, यानी इसको हटा दिया गया। भाग 8 में अब देखो संघ पढ़ लिया, राज्य पढ़ लिया, अब जो बच गया वो क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश, यानी आपके UT, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था। तो 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8, ठीक है। ये जो 1 से 8 तक के भाग है उसको एकदम मुँह जुबानी आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत के महान्यायवादी को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भारत के महान्यायवादी, अब देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की बात कर रहे हैं। हमने अभी देखा भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। भाग 5 था संघ, यानी भारत की बात रहेगा। भाग 6 में राज्य, यानी जितने भी राज्य हैं उनका अपना अलग जो भी रहेगा, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वो सब की बात रहेगा। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया। भाग 8 में है UT, आपकी यूनियन टेरिटरी। अब देखिए ये बोल क्या है, भारत के महान्यायवादी, तो कहाँ पे होगा? भारत की महान्यायवादी की बात करें तो भारत वाले क्षेत्र में होगा, यानी भाग 5 में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है भाग 5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारी समितियां भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? बताइए दोस्तों, सहकारी समितियां भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो दोस्तों ये है आपके भाग 9 के, ये A हो गया है, ये B होगा, ठीक है। ये भाग 9 के B होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सहकारी समितियां, भाग 9 की बात करें, भाग 9 है आपका पंचायती राज। भाग 9 आपके पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज, ठीक है दोस्तों। और भाग 9 के A में नगर पालिका है, और 9 का B में आपके ये है सहकारी समिति, ठीक है। भाग 9 क्या है? पंचायती राज। भाग 9 का A क्या है? भाग 9 का A है आपका, है ना, ये नगर पालिका, नगर निगम वाला। भाग 9 का B जो है वो सहकारी समिति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 67, है ना, अनुच्छेद 67 ख किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 67 ख, क्या वो उपराष्ट्रपति को हटाना, स्पीकर को हटाना, या राज्यसभा के सभापति को हटाना, या फिर स्पीकर का वेतन? बताइए। तो अनुच्छेद 67 का दोस्तों, आप इस टेस्ट को, जो वीडियो को है, इसको एज अ टेस्ट भी दिला लीजिए। एक पेज में 1 से 20 तक पूरे क्वेश्चन आंसर मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर, और बगल में आप ABCD करके आपको जो भी आंसर लगता है वो लगाते जाइए। इससे क्या है ना कि आपको अपने लेवल का परफॉर्मेंस का पता भी चलता जाएगा कि आपने कितना पढ़ा और कितना आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं या वीडियो बस देखते जाते हैं, ऐसा लगता है हाँ आ रहा है, बट अपने को जो असली जो मालूम चलता है कि हम कितने पानी में, वो नहीं मालूम चल पाता। वीडियो देखने से ऐसा लगता है फ्लो में, हाँ ये भी सवाल है, वो भी सवाल है, हाँ ये सब तो मुझे पहले से आता है। लेकिन आप ऐसा करिए कि एक पेज में, है ना, 1 से लेकर के पूरा 20 तक ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद बगल में ABCD ऐसा रखते जाइए, ताकि आपको लास्ट में पता चले आपने कितने सही और कितने गलत बनाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67 का, वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना।
आपको मालूम ही होगा अनुच्छेद 67 वाला जो लाइन है वो उपराष्ट्रपति को बिलोंग करते हैं, तो ये अनुच्छेद 67 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाना। आगे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस तिथि को हुई थी, ये बताइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 दिसंबर 1947 है ना, 26 नवंबर 1949, 13 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को, है ना। इसी दिन आपका प्रथम बैठक भी हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि अस्थायी तौर पर बनाए गए थे। बाद में जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर, उसमें आपके राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो यही 9 दिसंबर जिस दिन इसकी प्रथम बैठक हुई थी, उसी दिन भारतीय संविधान की स्थापना माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको सभी को मालूम होगा, बी आर अम्बेडकर जी, है ना। नन ऑफ दिस, ओनली वन, बी आर अम्बेडकर जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो दोस्तों बताइए, 2014, 15, 16, 17। तो ये जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है वो 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जनगण मन को कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? बताइए दोस्तों। दोस्तों देखो, भले ही आपको हो सकता है क्वेश्चन इजी लग रहा हो या वन लाइनर लग रहा हो, लेकिन इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एग्जामिनर या पीएससी क्या कर देगा, कूट बना देगा। नहीं, 2-3 लाइन, इस 2-3 क्वेश्चन को मिला के वो एक क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, यही है ऑप्शन 1, 2, 3 या सभी सही, ऐसा पूछ देगा। तो अगर आप बेसिक क्लियर अच्छे से रहेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से रहेगा, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, जनगण मन को कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 12वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों कई लोगों को यहाँ पे ये भी डाउट होगा कि जनगण मन एक 1911 में भी कुछ तो था, ऐसा करके लग रहा होगा। तो जनगण मन बता दूं कि जनगण मन जो लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो 1911 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार इसको गाया गया था, जनगण मन को, है ना। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि 1911 के कौन से अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था। ठीक है, ये याद रखिए। क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं कि जनगण मन को सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, और ये दूसरा क्वेश्चन की ये जो लिखा है मैंने, जनगण मन को कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता के बाद, कब? 1950 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खास करके उन स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो किसी न किसी साधन के अभाव में, अपनी गरीबी परिस्थितियों के अभाव में पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट दोस्तों उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम को कब भारत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पंचांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 22 मार्च 1957, ऑप्शन डी 22 मार्च 1947। बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है सी, 22 मार्च 1957 को भारत के राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों कौन सा है? शक संवत वाला, है ना। इसको बोलते हैं क्या? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में किसे खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार दिया गया था? बताइए। 1914 में गठित अंतरिम सरकार में किसे खनन एवं ऊर्जा प्रभार का मंत्रालय दिया गया था? तो ऑप्शन बताइए। क्या वो C.H. भाभा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर और सरदार बलदेव सिंह थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे? बताइए। 1946 में जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था उसमें खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए,
C.H. भाभा, ठीक है, C.H. भाभा जी थे। खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय। ये ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार पूछे है। अंतरिम सरकार मतलब आज़ादी के पहले, और एक होता है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल, वो आज़ादी के बाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है, बताइए। ऑप्शन ए टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी H.C. मुखर्जी, ऑप्शन सी V.T. कृष्णामाचारी, या ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी, बताइए। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। आपने पढ़ा होगा संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होता है? 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके? इसके अध्यक्ष 9 दिसंबर के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी मनोनीत करके बैठाया गया था उनको, मतलब उनके सम्मान में था, क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्य थे। तो सेम उसी तरह उपसभापति भी एक वरिष्ठ सदस्य को बनाया गया था उपसभापति, जो थे फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी जी एक एंग्लो इंडियन समुदाय के लीडर या नेताजी थे, बोल सकते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के नेता थे। इन्हीं फ्रैंक एंथोनी के विचार पर ही भारतीय संविधान में, यानी जो इंडियन पॉलिटी है उसमें एंग्लो इंडियन का सीट दिया गया है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि अभी जस्ट हाल ही में एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया, लेकिन शुरुआत में एंग्लो इंडियन का जो सीट था राज्यसभा लोकसभा में, इसी फ्रैंक एंथोनी जी के विचारों के तहत ही रखा गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत ही नया और लॉजिकल और एक से PSC पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगता है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया, बताइए दोस्तों। तो बताइए, 5 जून 1947, 5 जुलाई 1947, 5 अगस्त 1947, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था आपके 5 जुलाई 1947 को, है ना, ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया था? 5 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में किसे वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया? आप ध्यान दीजिए दोस्तों, उस समय मैंने बताया था ये थे अंतरिम सरकार, है ना। तो ये पूछ रहे अभी स्वतंत्र भारत के, यानी कि जो नया, अंतरिम सरकार की बात नहीं कर रहे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्रालय किसे मिला था? बताइए दोस्तों। 17 का जो हो जाएगा आपका ए, C.H. भाभा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत है ना, जो हम पढ़ रहे थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में किसे वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया? तो ये थे आपके C.H. भाभा जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष है ना। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जबकि। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। कई लोग C. राजगोपालचारी पढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ किताबों में गलत आंसर दिया हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा निर्वाचित। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आम चुनाव की बात नहीं कर रहा, अगर चुनाव होता तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता, लेकिन ये बोल रहे संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? तो जो संविधान सभा से जो चुन के गए थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रति 10 लाख जनसंख्या से एक सदस्य गए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? कौन से अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? क्या वो ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था,
चार्टर एक्ट 1833 था या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था? तो पृथक निर्वाचन दोस्तों 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें पृथक मुस्लिम है ना, पृथक मुस्लिम निर्वाचन की मांग की गई थी और अंग्रेज़ों ने उसको मान्यता दे दिया था, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था और मुस्लिम चाहते थे कि उनके मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम जो सदस्य हैं केवल मुस्लिम जनता द्वारा ही चुने जाएं, ऐसा करके। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है ना, जो मैंने आप लोगों के लिए लाया संविधान के। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो जल्दी से जल्दी आते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।